हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज है 11 फरवरी 2025 और हम बात करेंगे रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं उन एग्जाम्स में जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। साथ ही साथ उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी पॉइंट बनते हैं उन पॉइंट को भी सॉल्व किया जाता है, उन पॉइंट को भी बताया जाता है। तो इसके लिए अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ, बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नए इनकम टैक्स बिल को मंजूरी दी? यानी कि जो मंत्रिमंडल है, केंद्रीय मंत्रिमंडल, इसने कब इनकम टैक्स बिल को मंजूरी दी हुई है? तो अगर हम डिटेल में बात करें तो हाल ही में 7 फरवरी को, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि 7 फरवरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नए इनकम टैक्स बिल को मंजूरी दे दी है। आगे अगर हम बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 फरवरी को नए इनकम टैक्स बिल को मंजूरी दी। यह जो बिल है वो 6 दशक पुराने साल 1961 में बनाए गए आईटी अधिनियम की जगह लेगा। यानी 1961 में जो आईटी अधिनियम बनाया गया था उसकी जगह पर ये जो बिल है ये लाया गया है। साथ ही साथ इसकी जगह पर, यानी कि जो आईटी अधिनियम है उसकी जगह पर ये इनकम टैक्स बिल को मंजूरी दी गई है। बात करें तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। यानी कि जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, इन्होंने इस बिल के बारे में, या कह सकते हैं इनकम टैक्स बिल के बारे में जानकारी दी। साल 2010 में डायरेक्ट टैक्स कोड बिल 2010 संसद में पेश किया गया था। यानी कि जो डायरेक्ट टैक्स कोड बिल है ये 2010 में संसद में पेश किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ाया गया? यानी कि जो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग है इसके जो कार्यकाल था इसको कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि 3 साल के लिए ये जो इनका कार्यकाल है ये बढ़ाया गया है। डिटेल में अगर हम बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को 3 साल तक के लिए बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई है। तो कब? 7 फरवरी 2025 को इसको 3 साल के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी गई। आयोग का जो वर्तमान कार्यकाल है ये 31 मार्च को समाप्त होना था। यानी कि 31 मार्च 2025 को ये समाप्त हो जाता है इसका कार्यकाल, लेकिन अब अगले 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। और अब जो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग है इसके कार्यकाल को 31 मार्च 2028 तक बढ़ाया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार कितनी स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स को मिलाकर सेंट्रल सेक्टर स्कीम बनाएगी? यानी कि केंद्र सरकार है इसने कितनी स्किल डेवलपमेंट जो स्कीम्स हैं उनको एक साथ मिला करके सेंट्रल सेक्टर स्कीम बनाने की जो बात है वो की हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि 3 जो स्किल डेवलपमेंट स्कीम है इनको मिलाकर एक सेंट्रल सेक्टर की जो स्कीम है वो बनाई जाएगी। डिटेल में इसके बारे में बात करें तो हाल ही में केंद्र सरकार ने अपनी कौशल विकास की 3 योजनाओं को मिलाकर एक स्किल इंडिया प्रोग्राम बनाने का फैसला किया हुआ है। 7 फरवरी को कैबिनेट ने इसके लिए 8,800 करोड़ रुपए का एक बजट भी पेश किया है। सेंट्रल जो सेक्टर स्कीम ऑफ स्किल इंडिया प्रोग्राम है ये 3 साल के लिए लागू होने वाला है। यानी कि ये जो स्कीम होगी जिसमें 3 योजनाओं को मिला करके एक स्किल इंडिया प्रोग्राम बनाए जाने की जो बात की जा रही है, ये 3 साल के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा, जिसमें सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्किल इंडिया जो प्रोग्राम है ये 3 सालों के लिए लागू रहेगा। और इसके लिए जो बजट भी पेश किया गया है वो 8,800 करोड़ रुपए का बजट भी पेश किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बांग्लादेश प्रीमियर लीग 2025 जीता? यानी किसके द्वारा जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग है या कह सकते हैं BPL है इसको जीता हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि फॉर्च्यून बारिसल ने ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग 2025 जीती हुई है। डिटेल में इसके बारे में बात करें तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग यानी कि BPL 2025 का फाइनल मुकाबला तमीम इकबाल की कप्तान वाली जो टीम थी फॉर्च्यून बारिसल, इसने 3 विकेट से जीत लिया है। यानी कि 3 विकेट से इसने ये जो मैच है या कह सकते हैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग है ये जीत लिया।
तमीम इकबाल को उनकी बेहतरीन प्रदर्शनी के लिए, या कह सकते हैं उनकी बेहतरीन पारी के लिए, प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया है। बात करें, इन्होंने 29 गेंद में 184 के स्ट्राइक रेट से 54 रन बनाए। फाइनल में जो बारिसल थी, यानी कि फॉर्च्यून बारिसल, इसने चटगांव किंग्स को हराया हुआ था, और बात करें चटगांव किंग्स को हरा करके इसने फाइनल का मुकाबला जीत लिया है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ऑफिशियल जो सॉन्ग है उसको रिलीज किया है। इस सॉन्ग को किसने गाया हुआ है, यानी कि आईसीसी का जो टूर्नामेंट होने वाला है आईसीसी चैंपियनशिप, इसका चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का जो ऑफिशियल सॉन्ग है उसको लॉन्च कर दिया गया है, उसको रिलीज किया गया है। इस सॉन्ग को गाया किसने है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि इस सॉन्ग को आतिफ असलम के द्वारा गाया गया है। डिटेल में अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने यानी आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ऑफिशियल सॉन्ग, और सॉन्ग है जीतो बाजी खेल के, इस सॉन्ग को रिलीज किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सॉन्ग भी पूछा जा सकता है। तो सॉन्ग है ये जीतो बाजी खेल के, इस सॉन्ग को रिलीज किया गया कब, 7 फरवरी 2025 को इसे रिलीज किया गया। और ये जो जीतो बाजी खेल के ये जो सॉन्ग है इसको सिंगर आतिफ असलम ने गाया हुआ है। आतिफ असलम सभी लोग आप जानते ही होंगे, तो आतिफ असलम ने गाया हुआ है। बात करें, अब्दुल्लाह सिद्दीकी ने इस सॉन्ग को प्रोड्यूस किया, साथ ही साथ अदनान धूल और असफंदयार असद ने इसके लिरिक्स लिखे हुए हैं। बात करें अगर आईसीसी की, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो चैंपियनशिप होने वाली है ये 19 फरवरी से 9 मार्च तक यह टूर्नामेंट पाकिस्तान और यूएई में खेला जाएगा, यानी इसका आपकी बात जो मेजबानी है वो पाकिस्तान और यूएई के द्वारा की जाएगी। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है, यानी कि जो फीफा है इसने किस देश का जो फुटबॉल फेडरेशन है उसको सस्पेंड कर दिया। तो ऑप्शन नंबर 20 पर इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन यानी कि पीएफएफ को सस्पेंड कर दिया है। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो फीफा ने संविधान में संशोधन करने में विफल रहने के बाद पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन यानी पीएफएफ को सस्पेंड कर दिया। 2017 के बाद यह तीसरा मौका है जब पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित किया गया है, यानी कि 2017 यानी इससे पहले 2 बार सस्पेंड किया गया था और 2017 के बाद अब जाकर के फिर सस्पेंड किया गया। तो ये 3 बार अब तक 2017 के बाद यह तीसरा अब की बार मौका है जब पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित किया गया है या फिर कह सकते हैं सस्पेंड किया गया है। जो नवनिर्वाचित एफएफ है पाकिस्तान फेडरेशन फुटबॉल फेडरेशन, इसने कांग्रेस ने फीफा के बदलाव करने से मना कर दिया था, यानी जो भी बदलाव किए गए हैं फीफा के नियमों में संशोधन किया गया, उन संशोधनों को बदलाव करने से पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने मना कर दिया था, जिसके बाद फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है। पाकिस्तान में जून 2019 से एक समिति फुटबॉल का संचालन कर रही है, यानी कि यह एक समिति है जो फुटबॉल का संचालन करती है और 2019 से ही ये जून 2019 से ये संचालन कर रही है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया, यानी कि जो भारतीय कला इतिहास कांग्रेस है इसका जो 32वां सत्र है ये हाल ही में आयोजित किया गया और कहाँ आयोजित हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तर प्रदेश के नोएडा में इसको आयोजन किया गया। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खासकर यूपी स्पेशल के लिए। तो जो भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का जो 32वां सत्र आयोजित किया गया ये नोएडा में आयोजित किया गया है। आगे अगर हम डिटेल में बात करें तो भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र नोएडा में शुरू हुआ। कब से शुरू हुआ, तो ये 8 फरवरी 2025 से इसकी शुरुआत की गई और केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन जो मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने 3 दिवसीय कार्यक्रम का ये उद्घाटन किया हुआ है। इस जो ये कार्यक्रम है इसकी जो थीम रखी गई है 2025 की, तो कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का जो भी योगदान है ये इस बार की थीम रखी गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम भी है और ये क्वेश्चन भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कितने गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की हुई है। तो भारत ने अभी हाल ही फिलहाल में 100 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में अगर हम बात करें तो भारत ने 100 गीगावाट से
अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। साल 2014 में देश की जो सोलर मॉड्यूल उत्पादन क्षमता थी ये केवल 2 गीगावाट थी, और 2014 से अब 2025 चल रहा है, तो इतने में 100 गीगावाट से भी अधिक का उत्पादन कर लिया है और एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की हुई है। पिछले दशक में 2024 में यह 60 गीगावाट तक बढ़ गई, यानी 2014 में जो 2 गीगावाट थी 10 साल बाद यानी एक दशक में 2024 तक की अगर बात की जाए तो ये 60 गीगावाट तक बढ़ी थी और अब वर्तमान में 100 गीगावाट से भी अधिक हो गई है। इससे भारत सोलर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ गया है, यानी कि ये जो 100 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन कर रहा है भारत, इससे फ़ायदा क्या है, इससे भारत जो है वो सोलर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वैश्विक स्तर पर कह सकते हैं ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गया है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हाल ही फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा चर्चे में बना हुआ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से किसने हराया। यानी कि अभी हाल ही फिलहाल में दिल्ली विधानसभा चुनाव हुए, काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला। भाजपा ने ये चुनाव जीता, यानी भाजपा भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव जीता। आम आदमी पार्टी, यानी जो आप इसको आम आदमी पार्टी के नाम से जानते हैं, अरविंद केजरीवाल वाली जो पार्टी थी ये हार गई और भाजपा दिल्ली विधानसभा चुनाव जीती हुई है। इसमें जो दिल्ली की सीट थी, नई दिल्ली की सीट जिससे अरविंद केजरीवाल लड़ रहे थे, इसमें इस सीट से अरविंद केजरीवाल हार गए और इनको हराया किसने, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि प्रवेश वर्मा, जो कि भाजपा की तरफ से नई दिल्ली की सीट से लड़ रहे थे, इन्होंने अरविंद केजरीवाल को हरा दिया है। आगे क्वेश्चन की ओर अगर हम डिटेल में बात करें तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली की जो सीट थी इससे प्रवेश वर्मा ने हराया। अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी से थे, आम आदमी पार्टी से थे, और प्रवेश वर्मा जो कि भाजपा की पार्टी से थे, इन्होंने अरविंद केजरीवाल को हरा दिया है। तीसरे स्थान पर रहे कांग्रेस के संदीप दीक्षित जो कि थर्ड पोजीशन पर रहे। अरविंद केजरीवाल इस सीट पर 2013 से इस सीट पर काबिज थे और जो कि अब जाकर के ये हार गए हैं। भाजपा ने इस चुनाव में टोटल 48 सीटें हासिल की। कुल विधानसभा सीटें 70 हैं, जिनमें से 48 सीटें भाजपा ने हासिल की और फिर जो टोटल बची हुई जो 22 सीटें थी उस पर वो जीती आम आदमी पार्टी ने। बीजेपी को अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो बीजेपी को 45.56% वोट मिले, वहीं आम आदमी पार्टी को 43.57% वोट मिले हुए हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखिए। और बढ़ते हैं नेक्स्ट और अगले पॉइंट की तरफ। तो इसमें कुछ देख लेते हैं कौन जीता हुआ है कहाँ से। तो कुछ इंपॉर्टेंट सीटें हैं उनके बारे में अगर बात करें तो प्रवेश वर्मा और अरविंद केजरीवाल जो कि नई दिल्ली सीट से लड़ रहे थे, इसमें प्रवेश वर्मा जीते और अरविंद केजरीवाल हार गए। बात करें जंगपुरा की जो सीट थी, इससे तरविंदर सिंह मारवाह और मनीष सिसोदिया लड़ रहे थे, जिसमें से तरविंदर सिंह मारवाह जो कि भाजपा पार्टी से ये जीत गए और मनीष सिसोदिया हार गए। अगली जो सीट थी कालकाजी से, यहाँ से अतिशी और रमेश बिधूड़ी ये दोनों लोग लड़ रहे थे, जिसमें से अतिशी आम आदमी पार्टी से थी और रमेश बिधूड़ी ये भाजपा पार्टी से थे, जिसमें से अतिशी ये जो सीट है वो जीत गई। अतिशी अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चे में भी आई थी जब अरविंद केजरीवाल को जेल हुई थी और उनकी जगह पर कुछ समय के लिए इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो अतिशी जो है ये कह सकते हैं मुख्यमंत्री भी रही, दिल्ली की कुछ समय के लिए ही रही, लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री ये बनी और ये अपनी सीट जीत गई है। आगे बात करें करोल बाग की जो सीट थी, इससे विशेष रवि और दुष्यंत गौतम यहाँ से लड़ रहे थे, जिसमें से आम आदमी पार्टी के विशेष रवि ने यह सीट जीत ली है। आगे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब फ्रांस और अमेरिका की यात्रा पर जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है, यानी कि 10 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फ्रांस और अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल में अमेरिका के चुनाव हुए, वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप नए राष्ट्रपति बनकर के आए हुए हैं और नए राष्ट्रपति बनने के बाद ये प्रधानमंत्री जी की पहली यात्रा होगी, यानी नरेंद्र मोदी जी की ये पहली यात्रा है जो कि अमेरिका जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं महत्वपूर्ण ये यात्रा होने वाली है, कई बड़े मुद्दों पर चर्चाएं भी हो सकती हैं। तो जो कुछ भी होगा वो वहाँ पर जब जाएंगे जो कुछ भी बातें निकल करके आएंगी उसको भी कवर किया जाएगा। फिलहाल 10 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी फ्रांस और अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले हैं। डिटेल में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 10 फरवरी से फ्रांस और अमेरिका की यात्रा पर जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी यह यात्रा है
वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई, साथ ही साथ रक्षा, व्यापार और सामरिक भागीदारी पर विशेष रूप से केंद्रित होगी। प्रधानमंत्री मोदी जी जब फ्रांस जाएंगे तो फ्रांस में पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ एआई एक्शन शिखर बैठक की सह अध्यक्षता भी करेंगे। यानी कि इस बार जो एआई एक्शन शिखर बैठक है वो पेरिस में हो रही है, फ्रांस के पेरिस में, और उसमें शामिल होने के लिए मोदी जी जाएंगी और वहां पर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मीटिंग भी होगी। जो भी होगा, जो भी बातें निकल करके आएंगी उनको बाद में कवर किया जाएगा। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि आपको पसंद आए होंगे। जो वीडियो है वो भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।